नमस्कार, जय हिंद। इंग्लिश लिटरेचर पीवाईक्यू सेशंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है और ये है 7वां सेशन या 7वां वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कोई ना कोई पेपर। और ये तीसरा पेपर है सीरीज़ में। देखिए इसमें क्या होता है कि एक पेपर हम लोग एक वीडियोस में कवर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि किसी पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं, किसी में 40 होते हैं, किसी में 50 होते हैं। तो उनको हम लोग पार्ट्स में डिस्कस करते हैं। अगर पिछले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा निश्चित रूप से वो सारे वीडियोस आप देखें, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन आपके बहुत ही काम के हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला पेपर हम लोगों ने डिस्कस किया था गोरखपुर विश्वविद्यालय के 2020 के एमए एंट्रेंस का। दूसरा पेपर हम लोगों ने लिया था गोरखपुर विश्वविद्यालय के ही बीए सेकंड सेमेस्टर का पेपर था सन 2022 में जो हुआ था। अभी उसी सेशन का, उसी क्लास का जो पेपर है, नेक्स्ट पेपर है ईएनजी 104 हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसमें हम लोग ईएनजी 105 करने वाले हैं और इसमें भी 40 क्वेश्चन होंगे और इसके भी 2 एपिसोड बनेंगे। और इसमें हम लोग पहले 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फिलिप लार्किन से, जो कि एक मॉडर्न पोएट हैं, ब्रिटिश पोएट हैं फिलिप लार्किन। फिलिप लार्किन इज ऑफ ए एन, ठीक है। एज इनका पूछा है, कहाँ के हैं। तो फिलिप लार्किन कैसे पोएट हैं? एक मूवमेंट पोएट है, मॉडर्निस्ट पोएट है, मॉडर्न एज के। एक द मूवमेंट नाम का एक मूवमेंट चला था, उस मूवमेंट का नाम ही था द मूवमेंट, तो इसलिए इनको फिलिप लार्किन को मूवमेंट पोएट कहा जाता है। सबसे नोटेबल पोएट थे इस मूवमेंट के, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, सेकंड पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा क्योंकि लंबा है क्वेश्चन, जरा देखिएगा, ठीक। ये हम लोग छोटा कर लिए, चलिए ये आ गए हम नीचे, ठीक है। टीएस इलियट से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। चलिए क्वेश्चन जो है इसका, क्वेश्चन है द अंडरलाइंड पोर्शन ऑफ द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रुफ्रॉक इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए जे एल्फ्रेड प्रुफ्रॉक जो है, या द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रुफ्रॉक बहुत ही फेमस पोएम है टीएस इलियट की, उसी से क्वेश्चन है। लाइन है यहाँ, लेट अस गो through certain half deserted streets, the muttering retreats of restless nights। इसी रेस्टलेस नाइट को यहाँ पर जो है अंडरलाइन किया गया है। इन वन नाइट चीप होटल्स एंड सोडस्ट रेस्टोरेंट्स विद ओस्टर सेल्स, ठीक है। ये लाइन आपको दी गई है, इसमें पूछा है रेस्टलेस नाइट्स जो है उसका किस चीज का एग्जाम्पल है। रेस्टलेस नाइट, रेस्टलेस नाइट जो है वो ट्रांसफर्ड एपिथेट का बेहतरीन एग्जाम्पल है। क्यों? ट्रांसफर्ड एपिथेट में होता है, एपिथेट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, सॉरी एडजेक्टिव, ठीक है। एपिथेट का मतलब है एडजेक्टिव, यानी कि जो किसी नाउन की विशेषता बताता है। और ग्रामर का रूल ये कहता है कि विशेषण यानी कि एडजेक्टिव उस नाउन के पहले यूज किया जाता है जिसकी ये विशेषता बताता है, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान दें, रेस्टलेस नाइट, तो जो रेस्टलेस है वो नाइट का एडजेक्टिव नहीं है, यहां पर उस एडजेक्टिव को ट्रांसफर कर दिया गया है दूसरे नाउन के पहले। ये है किसका? उस व्यक्ति का जो रात में सो रहा है रेस्टलेसली, या जो रात में रेस्टलेस है। कोई पर्सन जो रेस्टलेस है किसी रात में, वो जो है वहां उस पर्सन का एडजेक्टिव यहाँ नाइट के पहले उठा करके रखा गया, रेस्टलेस नाइट। इसलिए किसका एग्जाम्पल है? ट्रांसफर्ड एपिथेट का बेहतरीन एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, 3 और ऑप्शन है। मेटाफर क्या है? मेटाफर कंपैरिजन है, डायरेक्ट कंपैरिजन है, इम्प्लाइड सिमिली है, ठीक है। आयरनी होना चाहिए, अच्छा इनरॉम ही पता ही कोई अजीब सा वर्ड दे दिया, उसमें कोई विशेष मतलब नहीं है। और सी जो है कंसीट है। कंसीट क्या है? वो मेटाफिजिकल कंसीट है, मेटाफिजिकल पोएट्स का एक विशेष क्वालिटी है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फिर से उसी टीएस इलियट से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द एपिग्राफ इन टीएस इलियट्स द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रुफ्रॉक हैज बीन टेकन फ्रॉम। पूछ रहा है कि भाई जो लव सॉन्ग में जे एल्फ्रेड प्रुफ्रॉक में एक एपिग्राफ लिया गया है, यानी कि जो पहले बिगिनिंग में कुछ लाइंस कोट की गई हैं वो कहाँ से ली गई हैं,
ठीक है। तो आंसर इसका जो होगा वो हो जाएगा आपका कि जो लाइंस ली गई हैं वो इन्फर्नो से ली गई हैं। इन्फर्नो किसमें है? दांते के डिवाइन कॉमेडी का एक पार्ट है। तो याद रखिएगा आपका आंसर हो गया दांते का डिवाइन कॉमेडी। और डिवाइन कॉमेडी में भी पूछा जाए कि किस पार्ट से लिया गया है, तो इन्फर्नो से लिया गया है। ठीक है, इन्फर्नो, पैराडिसो और एक तीसरा, 3 पार्ट्स हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा इन्फर्नो से लिया गया है, डिवाइन कॉमेडी से। डिवाइन कॉमेडी दांते का फेमस वर्क है और इसको बहुत इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। बहुत सारे वर्क्स को इसने इन्फ्लुएंस किया है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। W.B. ईट्स से क्वेश्चन है। ठीक है, W.B. ईट्स सेकेंड कमिंग फेमस पोएम है इनकी। ईट्स सेकेंड कमिंग इज एन, ये क्या है, किस टाइप की पोएम है? तो ये एपोकैलिप्टिक पोएम है। एपोकैलिप्टिक पोएम क्या होती है? एक ऐसी पोएम जिसमें किसी एपोकैलिप्स की बात हो। एपोकैलिप्स क्या होता है? कोई आपदा जो होती है उसकी बात हो, तो उसको एपोकैलिप्टिक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो सेकेंड कमिंग है उसमें एक ऐसी आपदा की बात की जा रही है जिससे ये जो पूरा वर्ड है, जिसको कहते हैं ना, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रलय। ठीक है, उस प्रलय की बात यहाँ पर की जा रही है, इसलिए क्या है, ये एपोकैलिप्टिक पोएम है। यूटोपियन क्या है? एक आइडियल सोसाइटी की बात करने वाली पोएम है। रोमांटिक पोएम आप समझते हैं कि 19th सेंचुरी के बिगिनिंग पार्ट के जो पोएट्स हैं उनकी पोएम्स रोमांटिक पोएम्स कही जाती हैं। वार पोएम्स जो हैं, जो वार को लेकर के लिखी जाती हैं, वो वार पोएम्स होती हैं। 20th सेंचुरी में वार पोएट्स हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, माय लास्ट डचेस से क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्राउनिंग का क्वेश्चन है कि हु कास्ट द स्टैचू ऑफ नेपच्यून, ठीक है, फॉर द ड्यूक इन ब्राउनिंग माय लास्ट डचेस। जो ब्राउनिंग की माय लास्ट डचेस पोएम है उसमें जो एक नेपच्यून की स्टैचू है, नेपच्यून क्या है? एक सी हॉर्स है, उसकी जो स्टैचू उस ड्यूक के पास है, उसको किसने उसके लिए बनाया था, यानी कि किसने जो है उसको उसके लिए कास्ट किया था, किसने उसको बनाया था। ठीक है, तो फ्रा पेंडाल्फ कौन था? फ्रा पेंडाल्फ वो व्यक्ति था जिसने उस पेंटिंग को बनाया था, डचेस की पेंटिंग, जिसको दिखा रहा था। दूसरा जो है ये क्लाउस ऑफ इंडसबर्ग, ये वो आर्टिस्ट है जिसने उस नेपच्यून के स्टैचू को बनाया था। आपका आंसर बी हो जाएगा। तो दोनों के दोनों ये कैरेक्टर, दोनों आर्टिस्ट हैं, वहां पर आते हैं। फ्रा पेंडाल्फ ने पेंटिंग बनाई थी और क्लास ऑफ इंसबर्ग जो है, क्लास ऑफ इंसबर्ग, इन्होंने उस नेपच्यून का स्टैचू बनाया था। बाकी दो और मैसेंजर है। मैसेंजर वो है जो साइलेंट लिसनर है इस पोएम में। फेरारा वो है जो ड्यूक ऑफ फेरारा है और स्पीकर है इस पोएम में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 डावर बीच से क्वेश्चन है। थोड़ा बड़ा करते हैं, बेटर दिखेगा हम लोगों को। ठीक है, डावर बीच से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? डावर बीच इज सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ। देखिए बहुत ट्रिकी क्वेश्चन लिया है। पोएम डावर बीच है, किसने लिखी है? मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखी है। लेकिन अब क्वेश्चन आपको पोएम से ना करके उस डावर बीच वर्ड से कर लिया कि डावर बीच है क्या? वो एक समुद्री बीच है, सी बीच है, कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा। तो याद रखिएगा कि ये अटलांटिक ओशन में स्थिति है। ठीक है, अटलांटिक ओशन में जो एक नैरो स्पेस है, स्ट्रेट ऑफ डावर है, उसमें जो ब्रिटिश कोस्ट है, एक तरफ ब्रिटिश कोस्ट है, दूसरी तरफ फ्रेंच कोस्ट है। ठीक है, तो जो ब्रिटिश कोस्ट है उसको डावर कहते हैं, डावर बीच कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अटलांटिक ओशियन, नंबर डी, ऑप्शन डी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। इन द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ मैथ्यू आर्नल्ड्स डावर बीच, वहीं डावर बीच से फिर से क्वेश्चन है। विच इमेज, ब्रैकेट में लिखा है इमेजरी इज डोमिनेंट। ठीक है, कि डावर बीच में कौन सी इमेजरी डोमिनेंट है, उसके लिए आपको लाइन दी गई। लाइन कहाँ से है? द सी इज काम टू नाइट, द टाइड इज फुल, द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट ऑन द फ्रेंच कोस्ट, द लाइट ग्लीम्स एंड इज गॉन। ठीक है, तो इसमें कौन से टाइप की जो इमेजरी है वो जो है एकदम से इंपॉर्टेंटली डोमिनेंट है। तो एक बात जरा देखिएगा। ठीक है,
पहले क्या कहा लाइन में, सी इज काम टू नाइट, ये भी क्या है, शांत है सी, ये भी देखने की चीज है, ठीक है। द टाइड इज फुल, द मून लाइज फेयर, ये भी क्या है, देखने की ही चीज है, दृश्य है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, अपॉन द स्ट्रीट, ऑन द बीच, ऑन द फ्रेंच कोस्ट, द लाइट ग्लीम्स एंड इज गॉन। ये सारा का सारा क्या है, एक दृश्य है जो दिखा रहा है पोएट आपको। तो ये क्या है, एक विजुअल इमेजरी की बात की जा रही है। आपका आंसर जो हो जाएगा वो इसमें सी हो जाएगा, विजुअल इमेजरी। यहां पर कैसी इमेजरी है, विजुअल इमेजरी। क्यों है ऐसा, क्योंकि यहां पर पोएट आपको एक इमेज दिखा रहा है, यानी कि जो इसमें सेंस यूज हो रहा है वो आईज का यूज हो रहा है, इसलिए यहां पर क्या है, विजुअल इमेजरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन 8 है, इन द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम टेनिसन्स यूलिसिस। कहां से क्वेश्चन है, टेनिसन की यूलिसिस से है। एक लाइन दी गई है, उसमें आपको पूछना है, क्या बता पूछ रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीट एडोरेशन, ठीक है। एक वर्ड इसमें आ रहा है, एक फ्रेज आ रहा है, मीट एडोरेशन, ये है वर्ड, ठीक है। मीट एडोरेशन का मीनिंग क्या है, ठीक है। मोस्ट, लाइन क्या है, मोस्ट ब्लेमलेस इज ही, centered in the sphere of common duties, descend not to fail in offices of tenderness, and pay mere adoration to my household gods when I am gone। ये लाइंस जो है, जो किंग अर्थर है वो अपने सन टेलीमैकस के विषय में कह रहे हैं, ठीक है। टेलीमैकस के विषय में कह रहे हैं कि वो एकदम ब्लेमलेस है, बहुत अच्छा आदमी है, वो उसकी अनुपस्थिति में सारा कार्यभार करेगा। यहां मेयर का मतलब होता है, ठीक है, एप्रोप्रिएट या सुटेबल। एडोरेशन का मतलब होता है किसी प्रशंसा, ठीक, मीन्स कि किसी भी कार्य को फुलफिल करने के लिए या किसी भी काम के लिए बहुत अप्रोप्रिएट पर्सनालिटी है। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन ए है ये इसका सही मीनिंग हो जाएगा, ऑफर एप्रोप्रिएट सेक्रीफाइस, ठीक है। टू ऑफर एप्रोप्रिएट सेक्रीफाइस इज द मीनिंग ऑफ मियर एडोरेशन, ठीक है, सॉरी मियर एडोरेशन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन, तो ये मियर, ये गलत लिखा हो, ये मीट एडोरेशन होना चाहिए, ठीक है, ये मीट एडोरेशन होना चाहिए, क्लियर। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूलिसिस से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम टेनिसन्स यूलिसिस व्हाट इज हीड्स, ठीक है। हीड्स क्या है इस यूलिसिस की पोएम में, लाइन जो दी गई यहां पर ये हीड्स है, ठीक है, रेनी हीड्स, ठीक। तो रेनी हेड्स जो है, यहां पर आप ऑप्शन बी देखिएगा, लाइन में पूरी नहीं पढ़ रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन बी जरा देखिए यहां पर, ऑप्शन बी क्या है, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स नियर द प्लीड्स इन द हेड ऑफ कॉन्स्टलेशन टॉरस, ठीक है। ये एक स्टार्स का ग्रुप है। सिंपल सा आपको क्या याद रखना है, इस ग्रुप ऑफ स्टार्स जो हेड्स है, रेनी हेड्स, जिसको देख करके बारिश की उम्मीद लगाई जाती है, रेनी हेड्स जो है ये एक ग्रुप ऑफ स्टार्स है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 10, फिर भी यूलिसिस से, ये भी यूलिसिस से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम यूलिसिस, ठीक है, हु इज एज्ड वाइफ। इसमें एज्ड वाइफ जो है वो कौन है, ठीक है, विद एन एज्ड वाइफ, कौन इसमें बोल रहा है, इसमें यूलिसिस जो है वो स्पीकर है, और यहां पर वो अपनी वाइफ को रेफर कर रहा है। तो उसकी जो वाइफ थी उसका नाम था पेनिलोप, यूलिसिस की जो वाइफ थी उसका नाम था पेनिलोप। तो यहाँ एज्ड वाइफ किसको रेफरेंस है, पेनिलोप के लिए एक रेफरेंस है, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 देखिएगा, अ राइटर्स एबिलिटी। अब यहां से आगे की जो चीज है इस पर बहुत फोकस करना है, विच शेक्सपियर पोसेस्ड एनॉर्मसली। ये लाइन कोट की गई है कहां से, जॉन कीट्स के उस लेटर से जो कि जॉन कीट्स ने अपने ब्रदर टॉम और जॉर्ज को लिखा था। उसमें इन्होंने ये लाइन बहुत बढ़िया से लिखी थी। एक टर्म है जिसको कहते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी। इस नेगेटिव कैपेबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई ये जो नेगेटिव कैपेबिलिटी का गुण है वो विलियम शेक्सपियर के अंदर एनॉर्मसली मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और आगे उसके विषय में क्या बताया, डिफाइन किया कि अनसर्टेनिटीज
मिस्ट्रीज, डाउट्स विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन। ठीक है, ये जो एबिलिटी है राइटर की, पोएट की, उसको नेगेटिव कैपेबिलिटी कहते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल उसका विलियम शेक्सपियर को दिया है। अब यहां से क्वेश्चन ये भी बनता है, इनफैक्ट यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स हु इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा विलियम शेक्सपियर हो जाएगा। बेस्ट एग्जाम्पल जो इसका है वो विलियम शेक्सपियर है अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलेंगे। क्वेश्चन 12 है द एटमॉस्फियर आर द इमोशनल टोन स्प्रेड आउट इनटू अ सेक्शन ऑन और द होल ऑफ अ लिटरेरी वर्क इज नोन एज। ठीक है, जो एटमॉस्फियर है, जो इमोशनल टोन है, उसको किसी भी पोएम में, किसी भी लिटरेरी वर्क में क्या कहा जाता है? उसको मूड कहा जाता है। जो टोटल एटमॉस्फियर है, इमोशनल टोन है, वो क्या है? वो मूड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन ए सही है, मूड। बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, सॉरी अ जनरल कॉन्सेप्ट, ग्रेट नहीं है, अ जनरल कॉन्सेप्ट और अ डॉक्ट्राइन whether implicit or asserted with an imaginative work is designed to invoke and make persuasive to the reader is known as। ठीक है, इसको किस तरीके, जो जनरल कॉन्सेप्ट है जो कि एक उसमें डिस्क्राइब किया गया है किसी भी वर्क ऑफ लिटरेचर में, उसको जो है थीम कहा जाता है। ठीक है, थीम क्या है? वो एक जनरल कॉन्सेप्ट है या डॉक्ट्राइन है जो कि उस वर्क ऑफ लिटरेचर में प्रॉपरली पाया जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है प्रोजेडी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है भाई कि आइम्ब क्या है? आइम्ब क्या है? क्वेश्चन है एन आइम्ब हैज, आइम्ब में क्या होता है? आइम्ब जो है आपको पता है एक दो टू, एक मिनट सॉरी, ठीक है, आइम्ब जो है वो एक डाई सिलेबिक फूट है। ठीक है, आइम क्या है? एक डाई सिलेबिक फूट है जिसमें दो सिलेबल्स होते हैं। पहला सिलेबल अनस्ट्रेस होता है, दूसरा स्ट्रेस होता है। अब इसी चीज को चारों ऑप्शंस में खोजते हैं। देखिए पहला क्या कह रहा है? अ स्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय एन अनस्ट्रेस सिलेबल। ठीक है, ये आइम्ब नहीं है, ये उल्टा है, इसको स्पॉन्डी कहते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ेंगे, सेकंड है बी एन अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय टू स्ट्रेस, तो टू सिलेबिक है, ये तीन सिलेबल बता रहा है। ठीक है, सी देखेंगे टू, ये जो लिखा है स्पेलिंग गलत है, TOW होना चाहिए। टू अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड सिलेबल। ठीक है, तो इसमें भी गलत है, तीन सिलेबल हो जा रहे हैं, डाई सिलेबिक फूट है आइम। तो आपका आंसर जो सही होगा वो डी हो जाएगा, क्या? एन अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड। ठीक है, तो इसमें दो सिलेबल होते हैं, पहला अनस्ट्रेस होता है, दूसरा स्ट्रेस सिलेबल होता है। क्लियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा है, दैट इज कह रहा है कि अ ट्री आर, सॉरी द ट्रीज आर कमिंग इनटू लीफ लाइक समथिंग ऑलमोस्ट बीइंग सेड। ठीक है, कहाँ की लाइन है? ठीक, एक पोएम है। ठीक है, द ट्रीज, वहीं से ये लाइन ली गई है, फिलिप लार्किन की पोएम है। ठीक है, अब आगे पूछ क्या रहा है इसमें? द अबव लाइंस आर एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ठीक है, तो ये जो है आइम्बिक टेट्रामीटर का एग्जाम्पल है। आप इसमें गिनेंगे तो 4 आइम्ब एक लाइन में पाएंगे, आइम्बिक टेट्रामीटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, और कहाँ से लाइन ली गई है? ये लाइन ली गई है फिलिप लार्किन के ट्रीज से। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16 क्या कहता है? व्हाट डज द सी ऑफ फेथ, सी ऑफ फेथ कहाँ आता है? सी ऑफ फेथ डाबरवीच पोएम में आता है। किसने लिखा है? मैथ्यू आर्नल्ड ने। ठीक है, सिंबलाइज, इसमें जो सी ऑफ फेथ है वो किस चीज को सिंबलाइज करता है? 4 ऑप्शन है, एजियन सी, मेडिटेरेनियन सी, रिलीजन, वर्ड विदाउट होप। ठीक है, तो देखिए ये दोनों रियल थिंग्स हैं, तो इनको सिंबलाइज नहीं कर रहा है। सिंबलाइज किसको कर रहा है? यहाँ पर ये रिलीजन को सिंबलाइज कर रहा है, क्योंकि फेथ कहाँ होता है? रिलीजन में होता है। और 18th सेंचुरी, सॉरी जो विक्टोरियन एरा था
वहाँ पर आकर के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो फेथ था रिलीजन पर वो खत्म हो गया था। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेडिटेरियन सॉरी रिलीजन। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, कह रहा है कि एंड नेकेड सिंगल्स ऑफ द वर्ड। ठीक है, अब यहां जरा देखिए कि लाइन कहां से ली गई है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल, एंड नेकेड शिंगल्स ऑफ द वर्ड। ये जो पोएम है डावर बीच मैथ्यू आर्नल्ड की, वहीं की लाइन है, एंड नेकेड सिंगल्स ऑफ द वर्ड। ठीक, पूछ रहा है किस चीज़ का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का। यहाँ पर जो सिंगल्स जो बीच पर छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं उनको एज अ ह्यूमन बीइंग दिखाया गया है कि वो नेकेड पड़े हुए हैं। नेकेडनेस क्या है, वो ह्यूमन बॉडी का नेचर है, तो जो कि एक उन पत्थरों के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है वो पर्सोनिफिकेशन का है, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन क्या है, वो एक मानवीयकरण अलंकार है जहाँ पर किसी भी इनएनिमेटेड चीज़ को, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग एट्रीब्यूट्स के साथ जोड़ा जाता है। बाकी के तीन और ऑप्शंस हैं। पहला बी क्या है, एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन में क्या होता है, सेम कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड इन कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स। जो क्रमशः शब्द होते हैं लाइन में, उनमें किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है, ये हुआ एलिट्रेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझे, फुल फैदम 5, एफ 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 तीनों में रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, एलिट्रेशन हो गया। आगे सिमली क्या है, सिमली इज अ कंपैरिजन वेयर वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन लाइक एज एटसेट्रा इज यूज्ड। हाइपरबोल क्या है, ये एक एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट है जहां पर किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी थोड़ा बड़ा है, छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, हु वॉज द क्लासिकल पोइट। ठीक है, क्लासिकल पोइट कौन है, रिमेंबर्ड बाई मैथ्यू आर्नल्ड इन द पोएम डावर बीच। उस डावर बीच में वो क्लासिकल पोएट कौन सा है जिसको मैथ्यू आर्नल्ड ने याद किया है। वहां पर देखिएगा लाइन आती है, सोफोक्लीज ऑन ईजियन सी। ठीक है, सोफोक्लीज का एग्जाम्पल जो है इन्होंने दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा सोफोक्लीज। ठीक है, वर्जिल और होरेस भी राइटर्स हैं। फ्रा पेंडाल्फ एक पेंटर हैं जो कि ब्राउनिंग की जो ये पोएम है माय लास्ट डचेस, उसमें इनका जिक्र आता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, अगेन ये जे अल्फ्रेड प्रूफॉक के से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, विच वन इज नॉट द थीम ऑफ इलियट्स पोएम लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक। इसमें देखिएगा तीन ऐसे वर्ड्स हैं जो कि थीम्स हैं किसकी, लव सॉन्ग की, और एक ऐसा है जो कि नहीं है। देखिए इनएक्शन क्या है, इनएक्शन इसमें एक थीम के रूप में आता है, क्योंकि जो मिस्टर जे अल्फ्रेड प्रूफॉक हैं उनका जो होल एक्शन है वो एक इनएक्शन है। ठीक है, इनएक्शन मीन्स कुछ भी ना करने की स्थिति। मॉडर्निटी तो इलियट की हर एक पोएम का थीम है। और एनेक्सिटी, क्यों एनेक्सिटी है, क्योंकि मिस्टर जे अल्फ्रेड प्रूफॉक हैं वो लगातार एनेक्सियस हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित और परेशान हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, रीबर्थ। रीबर्थ का कहीं कोई जिक्र नहीं है इस पूरी पोएम में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। और वैसे इसको आज लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए, कितनी देर का वीडियो हुआ है, 23 मिनट का हो गया, सफिशिएंट है। तो ये आखिरी क्वेश्चन होगा, आगे के 20 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अ लिटरेरी डिवाइस आर फिगर ऑफ स्पीच इन विच ह्यूमन क्वालिटीज आर गिवन टू अ नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट इज टर्म्ड एज। ठीक है, एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस या फिर फिगर ऑफ स्पीच जिसमें क्या किया जाता है, ह्यूमन क्वालिटीज आर गिवन टू अ नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट्स इज टर्म्ड एज। ठीक है, अभी पहले ठीक पीछे 2-3 क्वेश्चन पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया कि पर्सोनिफिकेशन क्या है, किसी नॉन लिविंग या इनएनिमेटेड थिंग को लिविंग बीइंग की क्वालिटीज जब एट्रीब्यूट की जाती हैं तो उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्सोनिफिकेशन। ये जो है इसमें भी जरा देखिएगा, बड़ा कमाल की बात हुई है। वो क्या है कि जिस बच्चे का पेपर है उसने क्या किया है, पर्सोनिफिकेशन को पहले टिक किया, बाद में सिमली लगा करके चला आया, जो कि गलत है। आपका जो आंसर हो जाएगा वो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में पर्सोनिफिकेशन आपका
आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग करते हैं इस सेशन का एंड। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगले वीडियो में हम लोग फिर से 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए टारगेट ये होता है कि लगभग एक क्वेश्चन पर 1 मिनट हम रखते हैं, यानी कि अगर आप 1 घंटे का वीडियो देख रहे हैं, 1 घंटे देख रहे हैं, तो आप 1 घंटे में कम से कम 60 क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, तो 20-20 क्वेश्चन का भी छोटे सेशन हम ले रहे हैं। फिर हम लोग धीरे धीरे इसको टाइमिंग इंक्रीज़ करेंगे, 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे, फिर 30 क्वेश्चन करेंगे, या ज़्यादा क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। और इसके बाद हम लोग यूजीसी नेट और दूसरे पेपर्स पर शिफ्ट करने वाले हैं। वीडियोस कैसे लग रहे हैं, सीरीज़ कैसी लग रही है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई और प्रश्न है आपका, किसी और पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो उसको भी कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलेंगे नए वीडियो में अगले एपिसोड में और डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चंस। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।